अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी स्टूडेंट से कहें जल्दी से यहाँ तक क्लास स्टार्ट करें। आप लोगों क्लास की अटेंडेंस जो है इस क्लास में होगी। जी अमाइम अबूजर। Yes, sir. लास्ट टाइम क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन में क्या फ़र्क है?
What is the difference between crystallization and dissolution? Crystallization is the formation of crystals by evaporation or vaporization, and dissolution is like turning them into solution. अमाइम आपकी आवाज़ जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, आवाज़ समझ नहीं आ रही। काइंडली अपना आंसर जो है दोबारा रिपीट कीजिएगा। Can you hear me now? आपकी आवाज़ जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, कभी यानी कि मध्यम हो रही है, कभी यानी कि हाई हो रही है, तो उसकी वजह समझ नहीं आ रही है। Okay, 1 second. Is it better now? Can you hear me? जी जी, अब बताएं। So crystallization is when you take a saturated solution and evaporate it to get crystals, and dissolution is when you dissolve the crystals to make a solution. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट जो है बरीरा। जी सर। सुपर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है? सर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है इन विच वी डिसॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वी हीट द सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड द amount of solute which is not dissolved at this temperature when we provide more temperature it will dissolve, and when we cooled the super saturated solution, when we cooled this solution it will again form solid product. It will again convert into the solid product. चलो ठीक है बरीरा। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है मरियम महमूद। मरियम महमूद है? मरियम महमूद एब्सेंट है। मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल। मोहम्मद हसनैन। यस सर। हसनैन, ये बताएं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज हमारे पास हासिल होती है, वो किस वक्त हासिल होगी? जी हसनैन। क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन के प्रोसेस में हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल होती है, और उस कंडीशन में आपके पास क्या यानी कि इन्फॉर्मेशन हासिल होती है? मैम आपका आंसर, आपको आंसर नहीं आता, इसलिए आपके आज की एक्टिविटी में 0 मार्क्स है। मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब। साहब एब्सेंट है। मोहम्मद उस्मान तैयब। मोहम्मद उस्मान तैयब।
मान तो ये भी एब्सेंट है। निमरा सिद्दीक, सना असगर, Yes, sir. सना ये बताएं कि किस कंडीशन में रिएक्शन होता है और किस कंडीशन में रिएक्शन नहीं होता। हमने 4 कंडीशन पढ़ी थी इसकी। याद है? No, sir. चलें, आपकी भी क्लास एक्टिविटी में आज 0 मार्क्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट तस्कीन। तस्कीन दुआ कंबर, Yes, sir. दुआ कंबर। हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट में क्या फर्क है? Hydrophilic part is your polar part. तो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। Hydrophilic part is your polar part of your compound or an organic compound, which means it is polarized. It has polar regions, whereas the non-philic part is the covalent or the organic part. I mean, which is based of carbon mostly, or any atom which is not polarized. That's it. Hydrophilic would react with the water because it is hydrophilic. Hydro means water and philic means loving. Whereas the non-hydrophilic part would not align with your water layer membrane and would go towards the non-polar part if we're talking about solutions. ठीक है, इसके बाद आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अफ्सा अरशद, अफ्सा जी सर। अरशद, अफ्सा आपका सेकंड राउंड है और आपने ये बताना है एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन किस कंडीशन में होता है और एंडोथर्मिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन किस कंडीशन में होती है। सर जब when heat release तो then exothermic reaction and when heat is absorbed then endothermic। नहीं, ये तो सिंपल होगी ना। हमने यानी कि वो कंपैरिजन किया था कि किस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है, किस तरह एनर्जी रिलीज होती है। उसके रीजन क्या है कि एनर्जी रिलीज होती है और क्या रीजन है जिसमें हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। जी अक्सा, याद नहीं अक्सा? सर रीजन बतानी है। जी जी, तो आपको रीजन नहीं आती? चलें अक्सा, आपका आंसर जो है हाफ ठीक है, हाफ गलत है। इसके बाद खदीजा हफीज, खदीजा हफीज है? किंजा फकीर, यस सर। जी किंजा फकीर, क्या रीजन है कि बाद सॉल्यूशन एनर्जी को रिलीज करते हैं, बाद जो है एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं जिस वक्त हम सॉल्यूशन बनाते हैं। सर अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी कम होगी तो वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब किसकी एंडोथर्मिक एनर्जी से कम होगी? किंजा किसकी एनर्जी से कम होगी? सोल्यूशन की एनर्जी से कम होगी। ठीक है,
तो वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर सल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी, सोल्यूशन की कम होगी, तो वो सराउंडिंग में एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक तो है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ये। ठीक है। अपन तो ठीक है। और आज की क्लास एक्टिविटी में आपसे 10 मार्क्स है। मरियम महमूद क्लास में आई है या अभी भी एब्सेंट है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था वो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट पढ़ लिया था। यस सर, पढ़ लिया था। जिस तरह हमने स्टडी किया है कि पोलर कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट या वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होता है। और मोस्टली आप लोगों की जो बॉडी है उसमें डिफरेंट कंपाउंड मौजूद होते हैं, जिनमें से कुछ कंपाउंड जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कुछ कंपाउंड जो हैं वो फेट में सोल्यूबल होते हैं। वो वाले कंपाउंड जो वाटर सोल्यूबल होंगे, जो वाटर में आसानी से सोल्यूबल हो जाते हैं, वो मोस्टली पोलर होंगे, तो उनमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, जिसकी वजह से वो वाटर के साथ आसानी से इंटरेक्शन कर सकते हैं। और जिस वक्त उनकी वाटर के साथ इंटरेक्शन होगी उस कंडीशन में ही वो वाटर में सोल्यूबल होंगे। इसका मतलब है कि वो वाले विटामिन जो पोलर इन नेचर हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं, और वो वाले विटामिन जो नॉन पोलर हैं, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, वाटर में वो वाले कंपाउंड सोल्यूबल नहीं होंगे जो नॉन पोलर होंगे, जिनमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, या हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट पर डोमिनेट आता होगा, तो उन कंपाउंड को हम फेट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। फेट बेसिकली जो है हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन प्रोडक्ट होता है जो नॉन पोलर होता है, और इसी वजह से वो वाले कंपाउंड जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते वो फेट में सोल्यूबल हो जाते हैं, क्योंकि फेट जो है वो बेसिकली नॉन पोलर इन नेचर है। इसीलिए वो वाले कंपाउंड या विटामिन जो वाटर में सोल्यूबल होंगे वो पोलर इन नेचर होंगे, और उनको हम हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और वाटर जो है आप लोगों की बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, और वो वाले विटामिन जो वाटर के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, वाटर के साथ कंबाइन होकर सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका मतलब है कि वो भी वाटर के साथ सर्कुलेट आप लोगों की बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। और जहाँ पर बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, वहाँ से बॉडी वाटर में से उन कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और अपनी बॉडी में या जहाँ पर आप लोगों की बॉडी को ज़रूरत है वहाँ पर वो यूज़ हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। इसी तरह वो सर ये फैट सॉल्युबल के बारे में दोबारा बता दें। फेट सोल्यूबल कंपाउंड मोस्टली नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, और मोस्टली जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट करते हैं। वेरी स्लाइटली पोर्शन इनका हो सकता है ये पोलर हो, लेकिन ज़्यादातर इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट पर डोमिनेट आता है। जो ये भी पॉइंट पेट दोबारा बोल दें। जो भी से आप लास्ट लोगों के पॉइंट। पेट सोल्यूबल कंपाउंड होंगे वो नॉन पोलर इन नेचर होंगे।
नॉन पोलर इन नेचर का मतलब है कि ये भी हो सकता है कि कंपाउंड का लार्ज पार्ट जो है वो नॉन पोलर हो और बहुत ही स्लाइटली पार्ट उसका पोलर हो। उस कंडीशन में नॉन पोलर पार्ट पर डोमिनेट आता है, जिसकी वजह से वो वाले कंपाउंड जिनमें नॉन पोलर पार्ट पर डोमिनेट आता है वो भी फेट सल्यूबल कंपाउंड ही कहलाते हैं। लेकिन आम तौर पर कंपाउंड जो फेट सल्यूबल होते हैं वो नॉन पोलर ही होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनका बहुत ही कम पार्ट जो है वो पोलर होता है और लार्ज पार्ट जो है वो नॉन पोलर होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर जैसा बिहेवियर शो करता है, जिसकी वजह से वो नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि फेट में ही सल्यूबल होगा, वाटर में सल्यूबल नहीं होगा। थैंक ये यू चीज सर। इसके बाद अगर आप लोगों के पास अभी तक जो हम मोस्टली स्टडी कर रहे थे कि वो सल्यूट को यानी कि सल्यूट जो है वो सॉलिड फेज में या लिक्विड फेज में था और आप लोगों के पास सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फेज में था, जिसमें आप लोग सोल्यूशन बनाते हो तो उसका रिजल्ट में आप लोगों के पास सोल्यूशन जो है वो लिक्विड फेज में हासिल होता है। कुछ ऐसी एग्जाम्पल भी हैं जिसमें आप लोग सॉलिड सल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो आप लोगों के पास सॉलिड टाइप का प्रोडक्ट हासिल होता है। और ये मोस्टली मेटल को जब भी हम मरकरी क्योंकि लिक्विड फेज में होता है और मेटल जो है वो सॉलिड फेज में होते हैं, जब भी मेटल को मरकरी के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड फेज में हासिल होता है, जिनको हम अमलगम का नाम देते हैं। और वो वाले सॉलिड्स जिसमें लॉन्ग चेन कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, जिसको हम कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड कहते हैं, वो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। वो वाले सॉलिड्स जो इनको हम कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड कहते हैं, जिसमें अल्टर जो लॉन्ग चेन प्रोडक्ट है वो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से अटैच होते हैं, वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सल्यूबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इंट्रैक्शन को फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं उनको हम आसानी से मिनिमाइज या ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। और अगर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसका मतलब है कि सल्यूट की नेचर जो इनिशियल में थी वो नहीं है, उस कंडीशन में वो केमिकल रिएक्शन करेगा। और जब भी केमिकल रिएक्शन होगा इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन फॉर्मेशन नहीं होगी, वो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा। जी दुआ। Would amalgams be alloys? आपकी आवाज नहीं आ रही दुआ। Would जी जी amalgams be alloys? Alloy. दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। Amalgams, you said, were metals and liquid mercury, right? So that would जी make it an alloy. Alloy. Sorry. हाँ, अलाय कह सकते हो। ये जो भी टॉयज आप लोग बनाते हो, खिलौने वगैरह बनाते हो, उसमें मोस्टली जो है मेटल को दूसरी मेटल के साथ मिक्स करके हम यूज करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हार्डनेस जो है वो ज़्यादा हासिल होती है। सॉलिड प्रोडक्ट जो है, सॉलिड मटेरियल जो है वो आप लोगों के पास ज़्यादा फॉर्म में हासिल होता है। So what is their structure? Is this a metallic bonding involved, or is this something else? इसमें जो इंट्रैक्शन होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से ही होती है, क्योंकि आप लोगों के पास जो भी मेटल के साथ इंट्रैक्शन होगी, जब भी इंट्रैक्शन होगी
वो बेसिकली मेटालिक बॉन्ड की वजह से ही होगी, इसके अलावा कोई और इसमें इंटरेक्शन नहीं होती, क्योंकि इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं और उसी की वजह से ही मेटल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से एक स्पीशी जो है इलेक्ट्रॉन गेन करती हो, दूसरी स्पीशी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करती हो, उसके रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक होता है। वो इसमें पॉसिबल नहीं होता क्योंकि दोनों ही मेटल हैं, और मेटल का हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है। इसके साथ दूसरी पॉसिबिलिटी होती है शेयरिंग के जरिए। अब शेयरिंग भी ये नहीं कर सकते हैं। थर्ड पोर्शन होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन को दूसरी स्पीशी को डोनेट करना लाजमी होता है, और ये तीनों पॉसिबिलिटी जिस वक्त हम मेटल को मेटल के साथ अटैच करते हैं ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसमें फिर एक लास्ट ही पोर्शन बच जाता है जिसकी वजह से मेटल मेटल के साथ अटैच होती है, वो सिर्फ मेटालिक बॉन्ड ही होता है। इसका मतलब है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड जो हैं वो भी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। इसके बाद लास्ट टाइप थी मेटालिक सॉलिड। मेटालिक आप लोगों को ये पता है कि जब भी आप लोग किसी भी या एक्वस में वाटर में ऐड करते हो तो वो स्पीड के साथ रिएक्शन करती है, और हम जब भी किसी भी स्पीशी को वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में अगर वो किसी और स्पीशी में किसी और मटेरियल में कन्वर्ट होगा तो उसको हम सोल्यूशन नहीं कहेंगे, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि मेटल जो है वो सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल है क्योंकि वो रिएक्शन कर रही है। कुछ मेटल जो है वो स्पीड के साथ रिएक्शन करती हैं, कुछ मेटल जो है वो स्लोली रिएक्शन करती हैं, कुछ मेटल जो है वो रिएक्शन नहीं करती हैं। वो डिपेंड करता है कि मेटल की स्टेबिलिटी कम है या ज़्यादा है। तो इसलिए हम ये कहते हैं मेटालिक सॉलिड जो है वो भी सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होती है। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक है कि आप लोग सोल्यूशन किस तरह बनाते हो, क्योंकि आप लोग जब भी सोल्यूशन बनाते हो वो सोल्यूशन डिफरेंट कंसंट्रेशन के होते हैं, और डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन हम डिफरेंट मेथड के ज़रिए हासिल करते हैं। डिफरेंट मेथड को हम यूज़ करते हैं, उसके कैलकुलेशन का वे जो है वो भी डिफरेंट है, उसके ज़रिए हम डिफरेंट कंसंट्रेशन का जिसमें सल्यूट की अमाउंट और सॉल्वेंट की अमाउंट एक दूसरे से डिफरेंट होती है, उसके ज़रिए हम सोल्यूशन बनाते हैं। और इसमें सबसे पहला यूनिट जो है कंसंट्रेशन का जिसके ज़रिए हम सोल्यूशन बनाते हैं वो मोलैरिटी का आता है। सर ये पॉइंट जरा पीछे वाला दोबारा बोल दें, कौन सा? जो आपने मोलैरिटी के इंट्रोडक्शन से पहले बताया है। मैंने कहा है कि जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट डिफरेंट होती है, और उनको मिक्सअप करने का वे मेथड जो है वो डिफरेंट है। तो उस कंडीशन में हमारे पास सल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर के ज़रिए मिक्सअप करने से जो सोल्यूशन बनता है उनका वे डिफरेंट होता है। उनमें से एक वे जो है जिसके ज़रिए हम कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाते हैं उसको हम मोलैरिटी का नाम देते हैं। ओके। और मोलैरिटी जो है वो इक्वल होती है मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है जिसमें मोलैरिटी जो है वो इक्वल होती है मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप लोग इस मोल्स को सल्यूट के मोल को कन्वर्ट करते हो, या मोल्स को आप लोगों ने जो कैलकुलेशन करनी है इसके फार्मूला मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए वो इक्वल होता है मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट
into 1 over volume of solution in liter। तो इसके मुताबिक मोलैरिटी जो है वो इक्वल होती है mass of solute के divided by molar mass into 1 over volume of solution के। अब ये जो सोल्यूशन आप लोगों ने प्रिपेयर किया है, अब हम चेक करते हैं कि इस पर टेम्परेचर का अफेक्ट होता है या नहीं होता है। अगर हम मोलैरिटी के रेफरेंस से चेक करते हैं कि ये जो सोल्यूट का मैस है टेम्परेचर इंक्रीज करने से या टेम्परेचर डिक्रीज करने से सोल्यूट के मैस में कोई फर्क आता है? सोल्यूट के मैस में कोई भी फर्क नहीं आता, चाहे आप लोग टेम्परेचर ज्यादा करो चाहे आप लोग टेम्परेचर कम करो, जितना मैस सोल्यूट का है उतना ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज हासिल नहीं होगा। इसी तरह जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो उसके रिजल्ट में सोल्यूट का मोलर मैस में भी कोई भी चेंजिंग हासिल नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो उसके रिजल्ट में सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है। और इस इक्वेशन के मुताबिक मोलैरिटी का सॉल्यूशन के वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है। और आप लोगों को ये पता है कि जब भी आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को लो करते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर की वजह से किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो चेंज होती है। जब भी आप लोग टेम्परेचर को चेंज करोगे तो उसके रिजल्ट में सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी इनिशियल में आप लोगों ने प्रिपेयर की थी, टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से उसकी मोलैरिटी चेंज हो सकती है। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज होगी, और सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जी दुआ। Sir, if molarity is changing because of temperature, so the solubility constant is a thing, right? It's a constant. Would that mean the constant would increase or decrease with the increase and decrease of molarity because of temperature? सोल्यूबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, लेकिन The जिस constant. वक्त हम the सोल्यूशन soluble- बनाते हैं उस कंडीशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं। इसका मतलब है कि उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी सोल्यूबल है। What do you mean, sir? Solubility constant is a product of ions, right, that are present in a solution. So if you're increasing an ionic concentration because of the temperature, would that lead to any effect in the solubility constant of that environment? एक सोल्यूबिलिटी है, दूसरा है सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट। I'm talking about the latter one, sir. Solubility constant. सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, क्योंकि हर पैरामीटर का यहाँ पर जो हम स्टडी करते हैं वो सिर्फ उस चीज़ की स्टडी करते हैं जो सोल्यूबल हो चुकी है, और सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं है। तो जो कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होता है तो उस कंडीशन में जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में वो सोल्यूबल होना शुरू हो जाती है, स्पेशली मोस्टली जो है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से सोल्यूबिलिटी किसी भी सोल्यूट की सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है।
Okay, thank you, sir. Another question, अगर आप सुनना चाह रहे हैं मेरा एक और सवाल है. दुआ असल में थोड़ा सा मैं इस चीज से इसलिए अवॉइड करता हूँ कि आप लोगों को सिलेबस जो है वो कुछ ज्यादा बचा हुआ है, क्योंकि ये आप लोगों को जो चैप्टर है वो ये 4th है, इसके बाद अभी आप लोगों को 3 चैप्टर रहते हैं Okay, और I वो won't be तीनों चैप्टर asking जो है any वो more मैंने questions. जो है वो कंप्लीट करने हैं लाजमी। सर सही है, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रही हूँ. नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन कोशिश किया करो, ये नोट कर लिया करो, ठीक है, जो भी यानी कि आपको कोई इश्यू आता है तो उसको आप लोग व्हाट्सएप के जरिए भी मुझसे पूछ सकती हैं या फिर आप क्लास के लास्ट में फिर पूछ सकती हैं, क्योंकि उस वक्त जितना पढ़ाना होता है ऑलमोस्ट हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम ओवर लगता है तो बाकी स्टूडेंट का टाइम जो है और ये कोर्स जो है उसमें अफेक्ट नहीं होता है। Okay, sir, I understand. ठीक है, वो अपना क्वेश्चन पूछ लें जो दूसरा आपने पूछना है। नहीं सर, बस छोड़ दें. नहीं नहीं वो आपने तो माइंड कर लिया, मैं वैसे कह रहा हूँ। नहीं सर, बस सही और है. नहीं ठीक है, टाइम ज़ाया होना क्लास का. ऐसी बात नहीं है दुआ। एक्सक्यूज मी सर. जी का दीजिए। सर आपने कहा था कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगी, जी और सर स्टेबिलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है. सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट तो कांस्टेंट फैक्टर है, लेकिन कह सकते हो वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोस्टली जो भी कांस्टेंट होते हैं उनकी फिक्स वैल्यू होती है, उसकी वजह से कोई चेंजिंग नहीं आती है। ओके सर. जी दुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? Sir, there are 4 states, right? Solid, liquids, gases, and plasma state, plasmic जी states. जी जी So with the laws of solubility and the solution and the solute thingy were the imply over that there as well, because वहाँ पे भी ions होते हैं and there are a lot of mixtures of ions involved. प्लाज्मा स्टेट में Yes, sir, there are ions there. दुआ प्लाज्मा स्टेट में इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल जो है वो आयंस ही होते हैं। प्लाज्मा स्टेट में मॉलिक्यूल जो हैं वो भी मौजूद होते हैं, आयन भी मौजूद होते हैं। But is there a concept of solute and solution there as well? And the laws of solubility? उस कंडीशन में मेरे ख्याल में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आयन जो है उनके दरमियान भी इंटरेक्शन हो सकती है कि आप लोगों का जो सॉल्वेंट है उसके साथ, और जो आप लोगों के पास मॉलिक्यूल मौजूद हैं वो भी सॉल्वेंट के अंदर सल्यूबल है, तो उस कंडीशन में भी हम उसको सोल्यूशन कह सकते हैं। तो बेसिकली कंपलसरी है कि उसमें जो भी कंपाउंड ऐड किए हों, ऐड करने के बाद उनके फेज जो है वो सेम होना चाहिए। तो प्लाज्मा स्टेट में सभी मटेरियल का फेज जो है वो सेम होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो भी सोल्यूशन है, और इसके साथ उसकी कंसंट्रेशन हर पोजीशन पर वो भी सेम होती है। इसके बाद नेक्स्ट है मोलैलिटी। पहला कंसंट्रेशन का यूनिट जो आप लोगों ने स्टडी किया है वो मोलैरिटी है, सेकंड जो है वो मोलैलिटी है। इसके साथ मोलैरिटी का मैं आप लोगों को एक और बता दूं कि ये फार्मूला जो अभी हमने कैलकुलेशन की थी जिसके मुताबिक मोलैरिटी जो है वो इक्वल होती है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास multiply by 1 over volume of solution liter.
solute into 1 over volume of solution in liter. ये फार्मूला जो है उस कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं जिस वक्त आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। हमारे पास रिजल्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन बनता है। अगर आप लोगों के पास ये केस हो कि सल्यूट जो है वो भी लिक्विड फेज में है और सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड फेज में है, तो उस कंडीशन में हम इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, इस फार्मूले को, क्योंकि जब भी हम सॉल्यूशन मोलैरिटी का बनाते हैं तो उस कंडीशन में हम इस इक्वेशन को फिर फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी सॉल्यूशन फॉर्म में सल्यूट मौजूद होते हैं, जो लिक्विड फेज में आप लोगों के पास सल्यूट मौजूद होते हैं, जिस तरह हम HCl का सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद होता है या एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद होता है, जितने भी हमारे पास सल्यूट जो हैं वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड फेज में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाते हैं, उनकी इनिशियल मोलैरिटी जो है वो गिवन होती है। उस कंडीशन में जस्ट आप लोग उस सल्यूट को डिल्यूट करते हो बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। उस कंडीशन में जो आप लोग फार्मूला यूज करते हो वो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 होता है। या इसको हम C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 से भी शो करते हैं। अगर आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो सॉलिड फेज में हो और आप लोगों ने मोलैरिटी में सॉल्यूशन बनाना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस फार्मूले को यूज करना है। और अगर आप लोगों के पास ये केस हो कि सल्यूट जो है वो भी लिक्विड फेज में है और सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड फेज में है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस फार्मूले को फॉलो करना है, क्योंकि उस कंडीशन में आप लोगों के पास इनिशियल मोलैरिटी सल्यूट की गिवन होगी और जितनी मोलैरिटी का आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाना है वो आप लोगों से पूछा जाएगा। बाकी वॉल्यूम इनिशियल जो है सर C1 V1 कब लगाना है, जब एक सॉलिड और एक लिक्विड होगा या फिर दोनों लिक्विड दोनों होंगे? ही लिक्विड होंगे, दोनों लिक्विड होंगे। ये दोनों सेम फार्मूला है। C सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब भी मोलैरिटी होता है, ठीक है, और M जो है वो मोलैरिटी के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। दोनों ही बेसिकली कंसंट्रेशन है, क्योंकि बाज़ बुक्स में जो है वो C1 V1 के जरिए इंडिकेट किया हुआ है, बाज़ बुक में जो है M1 V1 के जरिए इंडिकेट किया हुआ है। दोनों की कैलकुलेशन या पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम है, ओके। ठीक है। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट में देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट सर अभी तो कंसेंट, असाइनमेंट किया है। सर अभी तो असाइनमेंट किया है। तो और असाइनमेंट नहीं करनी? सर अभी आपने एक ही हफ्ते के अंदर या पिछले दिनों में 2 असाइनमेंट्स हमने सर एक आपकी अपलोड 4 की है। असाइनमेंट हो चुकी हैं ये 2 हफ्ते में। उस्मान, आप लोगों की मैंने पहले बताया कि टोटल असेसमेंट जो है वो 10 होती है। सर अभी ना दें, अभी हमें ये जुम्मे वाली असाइनमेंट कंप्लीट करना है जो आपने हमसे पूछे बगैर दी है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ये अभी नहीं दे रहा, नेक्स्ट क्लास में जुम्मे वाले दिन आप लोगों को ये दूंगा। सर आपने तो एक असाइनमेंट का टैब क्रिएट किया हुआ है, असाइनमेंट 4 का हमें बताया भी नहीं है, उसकी टाइमिंग फ्राइडे तक है। अब पता चल गया है? जी उसमें कुछ यस सर, न्यूमेरिकल कल मैंने देखा। ज़्यादा नहीं दिए हैं, जस्ट रीजन है उसमें, और 7 क्वेश्चन है, वो भी यानी कि हाँ ना वाला आंसर है उसमें, इसलिए मैंने लॉन्ग असाइनमेंट नहीं दिया आप लोगों को। सर वो कौन सी असाइनमेंट है अब? सॉल्युबिलिटी के लिहाज से जो हम चैप्टर ये पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो मैंने पूछे ओके, हैं। अच्छा वो तो कर लिए सर। हाँ बस वही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया। सर वो तो चैप्टर 12 से रिलेटेड है ना?
12 से भी रिलेटेड है और चैप्टर ये जो हम पढ़ रहे हैं नहीं 11 से भी कुछ रिलेटेड है, क्योंकि उसमें भी इंटरेक्शन की बात आती है, और ये चैप्टर 12 जो है उससे भी रिलेटेड है, क्योंकि मैंने दिया जो है वो चैप्टर 12 से ही है। ओके सर। सर तो एक तो वो उसमें दोनों सेमिनार चीजें हमने ये अभी पिछले जमा करवाई है, अब एक वो असाइनमेंट है जिसका फ्राइडे तक टाइम है। हाँ, यूँ टोटल मैंने असेसमेंट आप लोगों की 10 करनी है। 10 में से आप लोगों की एक तो क्लास असेसमेंट हो जाती है, 2 आप लोगों को क्विज हो गए हैं और 4 असाइनमेंट हो गई है। तो टोटल जो है ये आप लोगों की 7 असेसमेंट हो चुके हैं, बाकी 3 और करनी है। अब 3 में से किस तरह आप लोगों ने क्विज करने हैं या असाइनमेंट करनी है, वो फिर आप लोगों ने डिसाइड करके मुझे बता देना। ठीक है, ओके सर। ओके सर। इसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन का यूनिट जो है वो मोलैलिटी है, और इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में ये इक्वेशन हमारे पास हासिल होती है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट into 1 over mass of solvent in kilogram। अब हम चेक करते हैं कि जिस तरह लास्ट में हमने चेक किया था कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से इसके किसी पैरामीटर पर अफेक्ट होता है या नहीं होता है। अब मैस जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो सोल्यूट के मैस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा, ना ही मैस जो है कम होगा, ना ही मैस जो है वो ज्यादा होगा। इसी तरह जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो उसकी वजह से सोल्यूट के मोलर मैस पर भी कोई अफेक्ट नहीं होता है। इसी तरह जिस वक्त हम टेम्परेचर को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो उसकी वजह से सॉल्वेंट का मैस भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर चेंज करने की वजह से किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी चेंज नहीं होती। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, पहले मोलैलिटी में हम यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज करते हैं, लेकिन मोलैलिटी में हम यहाँ पर सॉल्वेंट का मैस किलोग्राम में यूज करते हैं। बाकी दोनों का फार्मूला सेम है, सिर्फ ये जो चीज है वो डिफरेंट है मोलैरिटी और मोलैलिटी में, कि यहाँ पर आप लोग जो है मोलैलिटी के अंदर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम यूज करते हो, लेकिन मोलैरिटी में आप लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में मेजर करते हो। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर का मोलैलिटी पर कोई अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मोलैरिटी पर टेम्परेचर का अफेक्ट होता है, क्योंकि उस केस में यहाँ पर वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और जब भी आप लोगों ने मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन की फाइंड आउट करनी है, जितने मोलैलिटी का सॉल्यूशन बनाना है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस फार्मूले को यूज करना है, जिसके जरिए मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इसको यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला है वो मोल ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन होता है। कि सपोज आप लोगों के पास दो कंपाउंड हैं, एक का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ए है और दूसरे कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो NB। अब हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं Na के लिहाज से, तो उस कंडीशन में इसका फार्मूला ये होगा कि मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो इस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग इनको मिक्सअप करोगे तो उस कंडीशन में हमारे पास मोल फ्रैक्शन के लिहाज से सॉल्यूशन बनता है। और आप लोगों को ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के मैस ओवर मोलर मैस होते हैं। और जब भी आप लोग टेम्परेचर को चेंज करते हो, टेम्परेचर कम करते हो या टेम्परेचर को ज़्यादा करते हो, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं। इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन जो है वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से या टेम्परेचर डिक्रीज करने से आप लोगों के सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होते हैं। इसके बाद लास्ट है परसेंटेज, मैस परसेंटेज रेशो। अगर आप लोग सिंपल मैस परसेंटेज के लिहाज से सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग सोल्यूट का मैस को सॉल्यूशन के मैस से डिवाइड करते हो और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो उस कंडीशन में जो भी सॉल्यूशन आप लोगों के पास हासिल होगा वो मैस परसेंटेज कहलाता है। और अगर आप लोग सॉल्यूट के मैस को डिवाइड करते हो सॉल्यूशन के मैस से और मल्टीप्लाई करते हो 10⁻⁶ से, तो उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास सॉल्यूशन हासिल होगा उसको हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। अगर आप लोग, इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के पास 5 ppm सॉल्यूशन है तो इसका ये मतलब है कि इसमें से जो 1 मिलियन में से 5 पार्ट जो हैं वो सॉल्यूट के हैं, बाकी पार्ट जो हैं वो सॉल्वेंट के हैं। अगर आप लोगों के पास सॉल्यूशन जो है वो 10 ppm है तो सर इसका इसका मतलब मतलब ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताती है हमें, जी टोटल सॉल्यूशन का जो मैस है उस में से सॉल्यूट का जो सॉल्यूट की मैस है वो हमें कंसंट्रेशन। बताता है जी, उसके ओके। बारे में ये बताती है। इसी तरह अगर आप लोग सॉल्यूशन बनाना चाहते हो ppb में या पार्ट्स पर बिलियन में, तो उस कंडीशन में सॉल्यूट के मैस को सॉल्यूशन के मैस से डिवाइड करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁹। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्यूट के जो पार्ट्स हैं वो बिलियन में से आप लोगों के पास हासिल होंगे। अगर 5 ppb है तो इसका मतलब है कि 1 बिलियन में से 5 पार्ट जो हैं वो सॉल्यूट के हैं, बाकी जो है सॉल्वेंट के हैं। ये हमें बेसिकली जो है जितने भी हमने कंसंट्रेशन यूज किए हैं, जो यूनिट हमने अभी पढ़े हैं, ये सारे जो है वो सॉल्यूट की अमाउंट को सॉल्यूशन के अंदर जो मौजूद है उसके बारे में ही बताते हैं। और ये चारों आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वही मैंने आप लोगों ने नेक्स्ट असाइनमेंट जो है एक्सरसाइज से वही क्वेश्चन आप लोगों को देने हैं। इसके बाद शॉर्ट में इनके जो समरी है, जो मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मैस परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ये सारी इसमें टेबल में एक्सप्लेन की हुई है। ओके सर। अब सॉल्यूशन के बाद फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स और होती हैं जिसमें हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, लेकिन इसमें और जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ फर्क है। वो फर्क क्या है? वो फर्क जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज का है।
अगर हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं और उसके रिजल्ट में अगर हमारे पास सोल्यूट का साइज जो है वो लेस देन 2 नैनोमीटर हासिल होता है तो वो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। और उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हम सोल्यूशन को फिल्टर पेपर में से गुजारेंगे तो सोल्यूट सॉल्वेंट से सेपरेट आउट नहीं होगा, वो फिल्टर पेपर में से गुजर जाएगा। इसके साथ अगर आप लोग सॉल्यूशन को रख देते हो तो उस कंडीशन में भी सोल्यूट सॉल्वेंट से अलग नहीं होते हैं, वो सॉल्यूशन के अंदर ही ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन की फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल होंगे। और अगर आप लोग उसमें से लाइट पास करवाते हो तो लाइट भी उसमें से स्कैटरिंग नहीं करती है। और उसके साथ में एग्जांपल दी हुई है। इसके बाद सेकंड है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में आप लोग सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो और डिजॉल्व करने पर सोल्यूट का साइज 2 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर तक अगर हासिल होता है तो उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और इस कोलाइडल सॉल्यूशन में से अगर हम लाइट पास करवाते हैं तो वो स्कैटरिंग शो करती है, जिसको हम कैंडला इफेक्ट कहते हैं। और अगर इसको भी हम फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को तो उस कंडीशन में सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ ही फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर आप लोग स्टे करवाते हो, बीकर के अंदर रख देते हो तो उस कंडीशन में सोल्यूट सॉल्वेंट से सेपरेट आउट नहीं होते हैं। ये कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। और लास्ट टाइप है सस्पेंशन। सस्पेंशन में हम जब भी सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप करेंगे तो उसके रिजल्ट में अगर सोल्यूट का साइज 500 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के दरमियान हासिल होगा तो उसको हम सस्पेंशन कहेंगे। और सस्पेंशन को अगर हम फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं तो सोल्यूट जो है वो फिल्टर पेपर पर रह जाते हैं और सॉल्वेंट फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाता है। इसके साथ अगर हम सस्पेंशन को कुछ देर के लिए रखते हैं तो उस कंडीशन में भी सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट से सेपरेट आउट हो जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं और उनमें डिफरेंस है। और इस चैप्टर में से आप लोगों ने इतना ही करना है, बाकी जो 3 स्लाइड हैं वो आप लोगों ने नहीं करनी। ओके ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अभी आप लोगों ने क्लास को स्किप नहीं करना, मैंने अभी आप लोगों की अटेंडेंस लेनी है। सर ये चैप्टर नंबर सर ये चैप्टर नंबर 12 था ना?
अब्दुल मन्नान, Present, sir. अब्दुल मन्नान, Present. अजवा मनाल, अलीजा बशारत, Present, sir. आवाज किसी भी नहीं। अमायमा बुजर, Here, sir. अंजा याकूब, Present, sir. अंजा जावेद, Present, sir. बरीरा असलम, Present, sir. अक्सा, जी सर. दुआ कंबर, दुआ कंबर, फिजा बीबी, Present, sir. हादिया, Present, sir. जवेरिया, Present, sir. खदीजा, Present, sir. किंजा, Yes, sir. कनीज, Present, sir. मरियम, मरियम महमूद, मारवा आबिद, Present, मारवा, sir. मरियम बीबी, Present, sir. मिनाइल फातिमा, Present, sir. मोहसिन फारूक, मोहसिन फारूक, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हसनैन अयाज, Present. मोहम्मद रिजवान, Present, sir. मोहम्मद हाशिर, Yes, sir. मोहम्मद साहब, Present, मोह- sir. मोहम्मद उस्मान तैयब, Present, sir. मुजैयन, Present, sir. नदीम हसन, Present. निमरा खलील, Present, sir. निमरा सिद्दीक, Present, sir. नूर, Present, sir. कामा, Present, sir. कमला, Present. फिदा, Present. रुमैसा, Present, sir. सबा अकरम, सबा अकरम, समीउल्लाह, Present, sir. सना असगर, Present, sir. सोहा शहजाद, Present, sir. सैयद ओन रजा, सैयद ओन रजा, तस्कील, Present, sir. जैनब। Present, sir. ये कोई स्टूडेंट है जो मौजूद हो लेकिन उसकी अटेंडेंस ना हुई हो? मिस लग गई और मेरा नेट प्रॉब्लम है और मुझे आवाज जा रही नहीं है। मेरी अटेंडेंस लग गई सर। अजवा मना। गई। थैंक यू सो मच सर। मरियम जिसने हैंड रेज किया है वो मरियम बीपी है या मरियम महमूद? लगा
मरियम महमूद है सर। क्योंकि मरियम बीबी की अटेंडेंस हो चुकी है, मरियम महमूद की एब्सेंट। जी सर। महमूद है वो। मरियम बीबी है, ठीक है। इसके अलावा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसकी गैर हाजिर हो, क्लास में मौजूद है और उसकी एब्सेंट लगी हो? और नेक्स्ट टाइम से आप लोगों की सिर्फ पहले 15 मिनट में अटेंडेंस होगी, उसके बाद दोबारा से अटेंडेंस नहीं होगी। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं क्लास एक्टिविटी के दौरान होते ही नहीं। अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।